दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है YouTube के हाइप क्लासेस में। मैं हूं शिवाजी झा। दोस्तों लगातार हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत पे। आधुनिक भारत का इतिहास बहुत रोचक इतिहास है और इसको पढ़कर आप न केवल परीक्षा में सवाल बना पाएंगे बल्कि आप इतिहास को भी अच्छे से समझ सकेंगे। और भारत के इतिहास को जानना हर भारतीय का एक कर्तव्य भी है। आइए हम बात करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन पर। लगातार यह मेरा तीसरा वीडियो है भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन पर, और दूसरा वीडियो है भारत में पुर्तगालियों के आगमन पर। कल मैंने आपको दो वायसराय के बारे में बताया था, अल्मेडा और अल्बुकर्क। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण वायसराय था वह था नीनो डी कुन्हा। आप देख सकते हैं बोर्ड पर, इसका जो समय काल है वह है 1529 से 1538 ईस्वी। नीनो डी कुन्हा ये तीसरा वायसराय था पुर्तगालियों का भारत में। इसने क्या कुछ किया, इसने जो भी किया इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इससे पहले जो कल मैंने आपको अल्बुकर्क के बारे में बताया था उसमें आप एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, हालांकि मैंने पीडीएफ में दिया है। अल्बुकर्क ने जो विस्तारवादी नीति अपनाई उसमें एक महत्वपूर्ण कदम था उसका भारतीय महिलाओं से ईसाइयों का विवाह, यानी कि भारतीय महिलाओं से विवाह करके यहाँ बस जाने का एक उसने प्लान बनाया था। और इससे धीरे धीरे भारतीय समाज पर वो चाहता था कि वो अपने आप को स्थापित करे। तो यह भी एक विस्तार की नीति होती है। आपने भारत के इतिहास के मध्यकालीन दौर में ये देखा होगा कि कई मुस्लिम शासकों ने भारतीय महिलाओं से शादी करके अपने क्षेत्र का विस्तार किया था, जैसे कि आप अकबर का भी उदाहरण ले सकते हैं। तो विवाह के आधार पर क्षेत्र का विस्तार यह एक नीति रही है साम्राज्यवाद की। तो पुर्तगालियों ने भी इस नीति को अपनाया। सवाल पूछेगा किस वायसराय ने इस नीति को अपनाया, तो उसका उत्तर होगा अल्बुकर्क। अब आइए बात करते हैं फिर से नीनो डी कुन्हा के बारे में। नीनो डी कुन्हा का कार्यकाल मैंने बता दिया 1529 से 1538 ईस्वी था। 1530 ईस्वी में कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपने देखा होगा कि 1510 ईस्वी में गोवा को जीतकर उसे राजधानी बनाया गया था, प्रशासनिक क्षेत्र बनाया गया था मुख्य रूप से। 1530 ईस्वी में कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया गया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। गोवा को 1510 में जीता गया, प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन उसको राजधानी का दर्जा नहीं दिया गया था। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने अगर कोई फैक्ट्री खोला अपना तो वो था कोचीन, मैंने पहले जिक्र किया था। अब देखिए कोचीन का महत्व कितना ज्यादा बढ़ गया है। नीनो डी कुन्हा ने क्या किया, 1530 ईस्वी में कोचीन के स्थान पर गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बना दिया। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जाएगा कि गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाया, तो इसका उत्तर होगा नीनो डी कुन्हा। 1531 ईस्वी में चौल, 1535 में दीव, 1534 ईस्वी में सालसेट और बेसिन में कारखाने खोले। तो ये एक विस्तार की नीति थी। नीनो डी कुन्हा ने इन सभी क्षेत्रों में अलग अलग समय काल में कारखाने खोले ताकि पुर्तगालियों का जो व्यापारिक कार्य है, जो गतिविधि है वो और बढ़ सके। तो ये एक प्रसार की नीति थी। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 ईस्वी में चटगांव और सतगांव दे दिया। अब देखिए 1536 का वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बंगाल का जो उस समय का शासक था महमूद शाह, उसने क्या किया, तो पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव दे दिया। चटगांव और सतगांव देने से क्या हुआ, तो बंगाल में पुर्तगालियों का प्रवेश हो गया और प्रवेश के बाद उसका विस्तार उस क्षेत्र में भी शुरू हो गया। तो जो दक्षिण से इसने शुरू किया था, अपनी यात्रा को शुरू किया था पुर्तगालियों ने, वो अब पूर्व की ओर पहुंच चुका है, बंगाल में प्रवेश हो चुका है। बंगाल के शासक ने क्षेत्र दे दिया है 1536 ईस्वी में। गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या जहाज में कर दी गई। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। गुजरात के जो शासक थे उसकी हत्या कर दी गई। आपको पता होगा, मैंने कल भी जिक्र किया था कि जो गुजरात के शासक थे वो बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी था पुर्तगालियों का। खासकर अरब व्यापारियों के साथ गुजरात के जो शासक थे वो अपने आप को पूरे व्यापार में लीन कर चुके थे, व्यापारी की तरह वो काम करते थे। इसलिए पुर्तगालियों के आगमन से उनके सामने भी, उनके व्यापार के सामने भी एक चुनौती आ खड़ी हुई। तो उस चुनौती का सामना करने के लिए गुजरात के शासक बहादुर शाह ने कई प्रयास किए, लेकिन पुर्तगालियों ने क्या किया, धोखे से गुजरात के शासक को एक जहाज पर बातचीत के लिए बुलाया और जहाज पर ही उसकी हत्या कर दी। तो वो नीनो डी कुन्हा के समय में ही हुआ। हिंद महासागर में कार्टेज व्यवस्था चलाया और अकबर ने भी इसे स्वीकार किया। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं
कि पुर्तगालियों ने कार्टेज व्यवस्था शुरू की थी। तो एक तो सवाल यह है कि किसने शुरू की, तो नीनो डी कुन्हा ने शुरू किया। दूसरा है कि क्या है कार्टेज व्यवस्था। सबसे पहले तो ये समझना होगा कार्टेज व्यवस्था किसे कहते हैं। कार्टेज व्यवस्था को एक सामान्य भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका अर्थ होता है लाइसेंसिंग पॉलिसी, लाइसेंसिंग व्यवस्था। जैसे आप भारत में अगर कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपको उस चीज के लिए भारत सरकार से या राज्य सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस लेने के बाद ही वो काम आप कर सकते हैं। तो ठीक वही व्यवस्था पुर्तगालियों ने लाया, कार्टेज व्यवस्था। कार्टेज व्यवस्था के अंतर्गत क्या था कि जो भी कोई व्यापार करना चाहता है इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में इसका कब्जा है, तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। और स्थिति ये उत्पन्न हुई कि अकबर ने इसे स्वीकार किया था, और अकबर ने भी अपने व्यापार के लिए हिंद महासागर पर, चूंकि पुर्तगालियों का कब्जा हो चुका था, मैंने जिक्र पहले भी किया है, तो हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए अकबर को भी इस कार्टेज व्यवस्था में शामिल होना पड़ा। उसे भी यह लाइसेंस पुर्तगालियों से लेना पड़ा था। ये बहुत बड़ी विडंबना है। आप समझ सकते हैं कि पुर्तगालियों का विस्तार कितना और प्रसार कितना गति से हो रहा था कि अकबर जैसे शासक को भी कार्टेज व्यवस्था में शामिल होना पड़ा और सहमति देनी पड़ी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी मुगल काल के शासक हुए या मध्यकाल के जो भी शासक हुए, सल्तनत की बात करें या मुगल की बात करें, उनका जो शक्ति का केंद्र रहा है वो उत्तर भारत ही रहा। दक्षिण भारत पर किसी भी मुगल शासक ने संपूर्ण सत्ता स्थापित नहीं कर पाया। बाद के समय में औरंगजेब ने दक्कन विजय का प्रयास किया, लेकिन वो भी उतना सफल नहीं हुए थे। और इसीलिए जो है पुर्तगालियों को दक्षिण भारत में अपनी शक्ति जमाने का, अपना कदम अपने आप को स्थापित करने का एक अच्छा अवसर मिला, एक अच्छा माहौल मिला। कोई विरोध ऐसा नहीं हुआ जो कि तुरंत उसको वापस भेज देता। तो इसका लाभ उठाया पुर्तगालियों ने और दक्षिण में ही अपनी शक्ति को स्थापित की, और बाद के समय में धीरे धीरे उत्तर और पूरब की ओर, पश्चिम की ओर अपना विस्तार किया था। तो आप समझ सकते हैं कि दक्षिण में ही हिंद महासागर है और वहां व्यापार का एक मुख्य वो मार्ग था, उस पर कब्जा था इन लोगों का। अकबर को भी स्वीकार करना पड़ा था ये कार्टेज व्यवस्था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि नीनो डी कुन्हा से पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं, तो आप इन पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। उसके बाद मैंने एक ये बनाया है कि विस्तार की नीति। तो अभी तक जो हमने पढ़ा 3 वायसराय के काल में, वह भी पुर्तगालियों के लिए विस्तार की ही नीति थी। लेकिन उसके अलावे और क्या कुछ हुआ, पुर्तगालियों ने क्या कुछ किया। भारत का जापान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया। एक महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत का जापान के साथ जो व्यापारिक संबंध स्थापित हुए वो मूलतः और एकमात्र पुर्तगालियों के वजह से हुए। पुर्तगालियों ने व्यापार किया जापान से, जापान की जहाजें भारत में आती थी और हिंद महासागर को पार करके आती थी। हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का कब्जा था और पुर्तगाली उनको कार्टेज देते थे, कार्टेज व्यवस्था के तहत उसको भी शामिल किया था। तो जापान से जो व्यापार शुरू हुआ भारत का, उसमें एक महत्वपूर्ण आयाम रहा, महत्वपूर्ण योगदान रहा किसका, तो पुर्तगालियों का। उसके बाद अकबर ने हुगली में तथा शाहजहां ने बुंदेल में कारखाने खुलवाए। अब इस बात को भी आपको समझना होगा कि अकबर खुद हुगली में पुर्तगालियों को कारखाना खोलने के लिए जगह दे रहा है, शाहजहां बुंदेल में कारखाना खोलने के लिए पुर्तगालियों को जगह दे रहा है। क्यों दे रहा है? उसे अगर ये पता होता मुगल शासकों को कि बाद में ये पुर्तगाली शासक बनने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे शासन करने का प्रयास करेंगे, या इसके बाद आने वाली जो यूरोपीय कंपनियां हैं, चाहे फ्रांसीसी है और बाद में जो ब्रिटिश कंपनी स्थापित हो जाएगी, तो ब्रिटिश यहाँ पर शासन करेंगे, हमें हटा देंगे, अगर यह पता होता तो शायद मुगल ऐसा नहीं करते, तुरंत इनको भगा देते। लेकिन मुगलों को भविष्य पता नहीं था, उन्हें कोई आशंका नहीं था कि आने वाला अंग्रेज जो है, यूरोपीय जो है, वो भारत पर शासन करेगा। इसलिए वो एक व्यापारी के तौर पर पुर्तगाली को बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि व्यापार से वर्तमान जो शासक थे उसको भी लाभ होता था, उनको भी पैसा प्राप्त होता था, व्यापार का विस्तार हो रहा था, नई नई चीजें भारत में लाई जा रही थी। तो इस व्यापारिक दृष्टिकोण से अकबर ने हुगली में और शाहजहां ने बुंदेल में कारखाने खुलवाए थे। कारखाना का मैंने पहले भी जिक्र किया है। कारखाना का अर्थ क्या है? कारखाना का अर्थ है ऑफिस। आप समझ सकते हैं, पुर्तगालियों का ऑफिस, जहां से वो व्यापार करेंगे। पूर्व की वस्तुओं के बदले सोना, चांदी, रत्न लाते थे। पूर्व की वस्तु का मतलब क्या है? भारत पूर्वी देश है, तो यहां से जो वस्तुएं ले जाई जाती थी पुर्तगाल में, तो पुर्तगाली इनको क्या देते थे? आपको पता होगा कि उस समय की जो व्यवस्था थी वस्तु विनिमय व्यवस्था थी, यानी कि बार्टर सिस्टम था। एक वस्तु दीजिए और उसके बदले में दूसरा वस्तु लीजिए। लेकिन पुर्तगालियों के पास या यूरोपियों के पास ऐसा कुछ था ही नहीं, कोई ऐसा वस्तु था ही नहीं कि वो भारतीय को दे सके। मसाला के बदले वो क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं। यहाँ से ले जाते थे, सिर्फ मसाला हो या
बाद में वस्त्र हो, कपड़े हो ले जाते थे। देने के लिए कुछ नहीं था उनके पास। तो वस्तु विनिमय व्यवस्था में तो यही होता है। तो अंत में वो क्या देते थे उसके बदले? तो सोना, चांदी और जो महंगे जो कीमती रत्न होते थे वो उसके बदले में, भारत से ले जाने वाले वस्तुओं के बदले में वो लाकर देते थे। तो ये महत्वपूर्ण है। बाद में आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने भी इसी व्यवस्था का पालन किया, लेकिन बाद में जब उसे लगने लगा कि भाई मेरा सारा संपत्ति तो यहाँ आ रहा है, तब उसने इस व्यवस्था को ही बदल दिया। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट देखिए, मालाबार और कोंकण तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात होता था। तो ये भी महत्वपूर्ण है, किस जगह से? मालाबार और कोंकण तट, ये महत्वपूर्ण है। आपका पश्चिमी तट जो है भारत का, मालाबार और कोंकण, इस तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात होता था। सवाल पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों ने सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात कहां से किया? तो अगर ऑप्शन काला मालाबार और कोंकण है तो यह उत्तर सही होगा। जटामासी बंगाल से लाया जाता था। जटामासी क्या होता है? तो एक सुगंधित पुष्प है जटामासी, और इससे इत्र बनाया जाता है। तो इस जटामासी का प्रयोग, जटामासी को कहां से लाते थे? तो वो बंगाल से लाया करते थे। कौन? पुर्तगाली, और फिर इसको भेजा करते थे अपने देश और यूरोपियन, अन्य यूरोपीय देशों में। भारत को क्या दिया इसने? पुर्तगालियों ने भारत को दिया। भारत को क्या दिया? तंबाकू दिया। सवाल पूछे जाते हैं। आलू दिया, टमाटर दिया, टमाटर के उत्पादन का जो कंसेप्ट है वो पुर्तगालियों ने लाया। भारत में जहाज निर्माण की प्रक्रिया नहीं थी, यहाँ विधि पता नहीं था। आपको पता होगा कि मुगलों की के पास कोई नौसेना नहीं था मजबूत। यही कारण था कि यूरोपीय बड़ी आसानी से भारत पर कब्जा कर सके। या हिंद महासागर में जो पुर्तगालियों का कब्जा हुआ, उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण था उसकी नौसैनिक शक्ति। मैंने पहले भी जिक्र किया था, पहला वीडियो में भी जो पार्ट 1 आया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि स्पेन और पुर्तगाल चूंकि अटलांटिक के तट के का देश था, तो उन्हें यह पता था कि किस तरह से समुद्र में यात्राएं की जाती है, जहाज निर्माण की प्रक्रिया उसे पता था। इसी का लाभ इसने उठाया और जहाज निर्माण की प्रक्रिया जो भारत में शुरू हुई वो पुर्तगालियों द्वारा ही लाया गया। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी भारत में अगर पूछा जाएगा तो पुर्तगालियों द्वारा ही किया गया था। उसके बाद पुर्तगालियों ने और क्या दिया भारत को? तो भारत को दिया स्थापत्य कला में एक नई शैली, एक नया स्टाइल, जिसको कहते हैं गोथिक शैली। यह भी सवाल कई बार पूछा गया है कि कला के क्षेत्र में एक नया जो शैली था, गोथिक शैली, वह किस यूरोपियन कंपनी का देन है या किस यूरोपीय देश का देन है? तो आपका उत्तर होना चाहिए पुर्तगालियों का देन है। गोथिक शैली क्या है, इस पर हम लोग बाद में जब बात करेंगे कला पर तो उस पर मैं आपको समझाऊंगा। अभी यहाँ पे इसको आगे देखते हैं। 1612 ईस्वी में, बहुत महत्वपूर्ण है ये, बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए कि आप देख रहे होंगे मैंने बगल में लिखा है कि ये 44वीं बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है और बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो 1612 ईस्वी में, कहीं कहीं 1611 भी दिया है लेकिन 1612 सही होगा इसका। तो 1612 ईस्वी में सूरत के स्वाली एक जगह था सूरत में, अंग्रेज कैप्टन थॉमस वेस्ट ने पुर्तगाली सेना को पराजित कर दिया। यह पराजय कोई मामूली पराजय नहीं था। इसने यह तय कर दिया कि पुर्तगाली अब देश में नहीं रहेंगे, पुर्तगाल का व्यापार अब नहीं चलेगा, अंग्रेजों ने इसे पराजित कर दिया है। तो यहाँ पूछा सवाल यह किया गया है कि किस अंग्रेज कैप्टन ने पराजित किया था पुर्तगालियों को? तो इसका उत्तर कैप्टन थॉमस वेस्ट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, पुर्तगाली सेना को पराजित कर दिया था कहां पर? सूरत के स्वाली में। ये सवाल पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और यह भी सवाल पूछा गया है। पुर्तगाली बंगाल की खाड़ी में लूट के लिए हुगली को केंद्र बनाया। अब मैंने आपसे जिक्र किया है कि हुगली पर जो है इसका नियंत्रण हो गया था। नियंत्रण का मतलब शासकीय नियंत्रण नहीं, व्यापारिक नियंत्रण इसने स्थापित कर लिया था। हुगली में एक प्रशासनिक केंद्र, हुगली में एक व्यापारिक केंद्र खोल चुका था ये, जिसमें कि मुगल शासक की सहमति भी थी। लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि मुगल शासक को पता नहीं था कि इसका ये दुरुपयोग करेंगे। तो पुर्तगालियों ने जो बंगाल में हुगली में जो केंद्र बनाया उसका उपयोग किस रूप में करने लगे? तो बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर लूट मचाते थे। ये बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरने वाले जो नाविक होते थे, जो व्यापारी होते थे, उसको ये लूट लिया करते थे। तो व्यापार के साथ साथ लूटने का जो काम है यह भी पुर्तगालियों ने किया। तो यह सवाल भी पूछा है कि पुर्तगाली बंगाल की खाड़ी में जो लूट करते थे वो कहां से करते थे? तो उसका सेंटर हुआ करता था हुगली। ये 65वीं बीपीएससी का सवाल है, 65वीं बीपीएससी में पूछा गया यह क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा हुगली। ये महत्वपूर्ण सवाल है। अगला देखिए जो बिंदु है, 1580 ईस्वी में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया। अब देखिए, अब पतन की ओर है पुर्तगाल। पतन की ओर क्यों है? तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर। 1580 ईस्वी में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया। स्पेन के राजा के साथ जुड़ने का मतलब है कि पुर्तगाल स्पेन का उपनिवेश बन गया 1580 ईस्वी में। परिणाम क्या हुआ? 1588 ईस्वी में
नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को पराजित कर दिया। अब देखिए, स्पेन का उपनिवेश बन गया पुर्तगाल, और 8 वर्ष बाद यानी कि 1588 ईस्वी में स्पेन को पराजित कर देता है कौन? अंग्रेज। और जब स्पेन पराजित होगा तो स्पेन का उपनिवेश भी पराजित होगा, और उपनिवेश का मतलब है यहाँ पर पुर्तगाल। तो पुर्तगाल भी 1588 ईस्वी में पराजित हो गया। तो जब वहां पराजित हुआ तो यहाँ भी शक्ति कमजोर हुई, यानी कि यूरोप में जब वो पराजित हुआ तो भारत में भी उसकी जो पकड़ थी वो कमजोर हुई। और फिर 1632 का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 1632 ईस्वी में जो मुगल बादशाह शाहजहां थे, उसने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया और वहां से हटने का आदेश दे दिया। तो हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया किस मुगल शासक ने? 1632 में, तो शाहजहां ने। ये महत्वपूर्ण बिंदु है पुर्तगालियों का। मैंने संपूर्ण जो पुर्तगाल से पूछे हुए जितने भी सवाल हैं आप उसको देखिए, बनाने का प्रयास कीजिए। मेरा विश्वास है कि पुर्तगालियों के आगमन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल जो कहीं भी पूछा गया होगा आपके इस क्लास से बाहर नहीं होगा। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि जो अभी हमने किया है भारत में पुर्तगालियों का आगमन 3 पार्ट में, मूलतः 2 पार्ट ही है इसका। एक तो यूरोपीय कंपनी का आगमन था, तो ये जो 3 पार्ट मैंने किया है इससे आपको बहुत लाभ मिला होगा। और आगे जो आने वाला वीडियो है, जैसे अभी पुर्तगाल किया है मैंने, पुर्तगाल के बाद डच के आगमन पर बात करेंगे और डच के बारे में बात करेंगे कि भारत में क्या कुछ हुआ है। तो ये जो वीडियो है बहुत लाभकारी है आपको। ये केवल पीटी में नहीं, आपको मेन एग्जाम में भी लाभ देगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको लेकर आगे बढ़ रहा हूं। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम आपके लिए कर सकूं। धन्यवाद।